हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। दस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। जब मैंने अनअकैडमी पे अपने सफर स्टार्ट किया था, राइट, हिंदी वाला सफर, तो समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी से स्टार्ट किया था। तब 5th एडिशन चल रही थी, 5वां एडिशन चल रहा था। और 2019 में 2019 में मैंने वो वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे। 100 सेशंस हुए थे। 100 सेशंस में मैंने पॉलिटी को पूरी तरह से उसमें लक्ष्मीकांत को समराइज किया। और वो वीडियोस आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देखोगे तो उस पर 6.3 मिलियन 63 लाख से ज्यादा व्यूज है। मेरे ख्याल से अनअकैडमी के ज्यादातर जो भी सीरीज थे उनमें से हाईएस्ट के आसपास ही होनी चाहिए वो। मैं वही सीरीज अब एक अपडेटेड वर्जन में आपके लिए लेकर आया हूं, बिकॉज समय बदल चुका है। 7th एडिशन आ चुके, 7वां एडिशन आ चुका है, और ऑब्वियसली अब हमारी एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जा रही है। सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। बात सिर्फ इसमें, पिछली बार 5th एडिशन था, इस टाइम इट विल बी द 7th एडिशन। और इस बार ना सिर्फ मैं इंग्लिश में, बट ऑब्वियसली उसमें मैं हिंदी में जहां जहां मुमकिन होगा, जहां जहां पॉसिबल होगा, उसका अनुवाद करते हुए भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। सो ऑब्वियसली वक्त के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ द एग्जाम मैं भी मॉडिफाई करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम उससे भी ज्यादा, जो पहला वाला रिकॉर्ड है, वैसे इट इज अ वेरी वेरी स्टीप कॉल, ओके, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे टू ट्राई एंड ब्रेक दिस। लेकिन ये क्योंकि 2024 आ गया, 5 साल गुजर गए, तो हमारे यहां पर यूट्यूब पर जो लोग स्टूडेंट्स वॉच करते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है और उनका जो ध्यान है और उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज हो गया। एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर दिस। मैं तुम्हारी गलतियां नहीं निकालता उससे। मैं इसीलिए वो गलती नहीं निकाल रहा हूं बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि इतने सारे वीडियोस बन चुके, राइट। अब आवाजों की इस दुनिया में खामोशी पहचाने कौन? बिल्कुल सही बात है। मैं बोलूंगा जी मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, कोई और बोलेगा जी मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ओके। और स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हो जाते हैं, राइट। हर एक को अपना अपना अधिकार है अपने अपने एजुकेटर को ढूंढने का। लेकिन प्रॉब्लम यह आ जाती है, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में बेचारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं परेशान। अगर मैं आज ये बोलूं, जो मैंने 2019 में बोला था कि 100 सेशंस में एक साथ निकालूंगा, तो तुम लोग आज ही मुझे छोड़ दोगे। 100 सेशंस का नाम लेते ही तुम मुझे छोड़ दोगे। सो मैं ऐसे नहीं करने वाला हूं। सो मैंने सोचा है ये पूरी लक्ष्मीकांत की सीरीज निकालते टाइम थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर भी मैं दया करूं, इन द सेंस कि मैं तुम्हारे को भी ऐसे पढ़ाऊं जो तुमको आज मजा आता है। इन द सेंस कि पहले हम पूरी की पूरी बुक को 15 भागों में, मैंने उसको नाम बोला है एपिसोड्स में डिवाइड कर दूंगा। फिर हर एपिसोड को, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ओके, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, इस तरह से डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन सो फोर्थ, इन सारे को मैं एपिसोड्स नाम लेता हूं। और ईच एपिसोड को मैं 5 या 6 सेशंस में करूंगा। तो जैसे मैं अब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कर रहा हूं, तो मैंने अपने आप को सोचा है कि, और वो तुम्हारे साथ ही हम लोग, तुम अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि तुम्हें ज्यादा सेशन चाहिए कि कम सेशन चाहिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैंने सोचा है कि इसको हम लोग 4 सेशंस में डिवाइड कर देंगे। तो पूरा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स 4 सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा। और हर सेशन 1-1 घंटे के आसपास का होगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 सेशंस आएंगे हफ्ते में, ताकि तुम्हें बीच में रिवाइज करने का भी मौका मिले। तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और उसी के अनुसार तुम्हारे रिवीजन भी होता जाएगा। मैं बीच बीच में क्वेश्चन पेपर्स भी देते जाऊंगा और तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाता चले जाऊंगा। ऑल इन ऑल ये एक सीरीज तुम्हारे लिए बड़े दूर तक तुम्हें साथ देगी। ऑल्सो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास ये सवाल फिर से होना चाहिए कि सर 2019 में तो कंटेंट इतना अवेलेबल था नहीं, राइट। अब तो पीडीएफ ऐसा भर भर के चारों तरफ गिर रहे, टेलीग्राम पे देखो तो गिर रहे, यहां से उठाओ तो गिर रहे। सो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी आज भी? सबसे पहली बात है कि लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है फॉर पॉलिटी। राज्य व्यवस्था के लिए ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। अगर तुम कभी उस बुक को खोल के देखोगे तो उसमें देखोगे कि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया। एंड
मानो या ना मानो, वो इतनी डिटेल्ड बुक है कि आपको, सबसे पहली बात है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो इतनी डिटेल्ड बुक है। इट इज लाइक अ टेलीफोन डायरेक्टरी। अगर मैं शहर में किसी का नाम ढूंढना चाहता हूं तो टेलीफोन डायरेक्टरी में तो नाम आ ही जाएगा। सिर्फ चैलेंज ये होता है कि इस इतनी भारी भरकम बुक को कौन सिंप्लीफाई कर देता है विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ इट। देखो, सिंप्लीफाई करने के चक्कर में बहुत सारे लोग गायब कर देते हैं चीजों को। मैं गायब नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वो भी पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ मैं तुम लोगों को इसी बुक को समराइज करके इजी करके दे दूंगा। एक आखिरी बात है कि स्कूल और कॉलेज से लेकर आज तक हम लोग को ना किताब पढ़ने की आदत हो गई। सो आई थिंक सब लोगों ने सबसे पहले वो लक्ष्मीकांत, अब या तो पीडीएफ में ढूंढ लो या फिर 7th एडिशन खरीद लो, नहीं भी आती तो 6th एडिशन भी खरीद लो, मुझे चलेगा, राइट। लेकिन तुम्हारे सामने किताब होनी चाहिए। 7th एडिशन में जो कुछ भी एक्स्ट्रा है मैं यहां पर डाल दूंगा, तो तुम्हें एक पूरी ब्रांड न्यू किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन छठा 6th एडिशन पक्का खरीद लो और उसको मेरे साथ पढ़ते चले जाना। सो ये एक अलग ही तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐसा कम ही लोग पढ़ा पाएंगे जैसा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। पॉलिटी में मुझे हाथ पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा लोगों का, लेकिन तुम्हें आएगा मजा। तो तुम्हारे को तो फायदा है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दोस्त अमंग्स यू जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये है मेरा कोड, तुम इसको ज्वाइन कर लो। DR सिद्धार्थ अरोरा, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, और सिड लाइव मेरा कोड है, SIDLIVE। अगर आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज इंश्योर कि तुम सिड लाइव कोड यूज करो। ये मेरी टीम, सबसे बड़ी टीम होने का ऐसा मेरे को अच्छा लगता है कि यार अनअकैडमी पे लार्जेस्ट टीम सिड लाइव है। मैं चाहता हूं कि तुम इसी टीम का पार्ट बनो। 15 मंथ का UPSC CSE सब्सक्रिप्शन तुम्हें अवेलेबल है, राइट, एट 23,999। पता चले, देखो अचानक ही प्राइसेस गिरा दिए गए आफ्टर द समिट, तो 23 नाउ मतलब यानी कि 24,000 के आसपास तुमको ये अवेलेबल है। 15 मंथ 15 महीने का कोर्स है। प्लीज डोंट मिस दिस। अनअकैडमी का ये बहुत ही सॉलिड ऑफर यूज करो। सिड लाइव 1-to-1 में पढ़ा पाऊंगा। ओके, एक बार जाकर उन सब स्टूडेंट से पूछो जो मुझसे पढ़ चुके हैं, तुम्हें पता चलेगा कि ये कोड यूज करके इस सेशंस में आके तुम्हें कितना फायदा होगा। तो ऑल द टॉपर्स, ऑल द सब्जेक्ट, अब तुम्हारा काम है इस सेशंस को देखते रहना। अगर तुमने इन सेशंस को देख लिया तो तुम गारंटेड, वैसे गॉड्स ओन वर्ल्ड में गारंटी नाम की चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट गारंटेड है कि तुम इस सब्जेक्ट के चैंपियन बन जाओगे। तो अपने भगवान का नाम लो। ओके, भगवान करे तुम्हारी मेहनत को बरकत मिले। आज हम लोग स्टार्ट करें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। ये है एपिसोड 1 और इसका है सेक्शन 1। कोशिश करेंगे हम 4 सेक्शंस में इसको खत्म करेंगे, राइट। सो सेक्शन 1 आउट ऑफ 4 हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स लक्ष्मीकांत सीरीज आज हमारी शुरुआत होती है। देखते हैं कहां तक तुम्हें यह फायदा होता है और कितना पढ़ते हो। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में जब हम पढ़ेंगे तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई से लेकर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 तक। सो आज का सेक्शन केवल एक छोटे से पार्ट तक है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई है फिर क्या चेंजेस हुए, इंडिया में डेवलपमेंट क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए, कंपनी ने कैसे कंपनी राज शुरू कर दिया, क्या क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह तक की शुरुआत हो गई। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, यहां तक की कहानी आज के सेक्शन में। फिर हम सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3, सेक्शन 4, ऑल द वे टिल इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वहां तक सेक्शन 4 तक चलेंगे। सो नोटबुक निकाल लो और समझने की कोशिश करो। पहला टॉपिक समझते हुए यहां तक स्टार्ट करते। तो सबसे पहले याद रखना, हम जो आज पढ़ेंगे उसका एक प्रोमिनेंट पार्ट को कंपनी रूल या फिर कंपनी राज बोला जाता है। देखो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जब ब्रिटिशर्स का जो जमाना हमारे देश में जो चल रहा है, ओके, वो ब्रिटिशर्स का जमाना, राइट, वो पूरा का पूरा जो इंपीरियल रूल है उसको हम ब्रॉडली स्पीकिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कंपनी राज, जो कि 1773 से माना जाता है ऑल द वे टिल 1858, और फिर 1858 में कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
अंग्रेजी सरकार ने हम पे डायरेक्टली राज किया, इसीलिए उसको बोला जाता है द क्राउन रूल या फिर ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज या क्राउन रूल जो है, राइट, वो 1947 में खत्म हो गया जब वो लोग चले गए। लेकिन 1858 तक, 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी राज करती थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं था कि कंपनी जी कहीं और से आई हुई थी। नो, कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नाम के लिए कंपनी थी। सर क्या बात कर रहे हो यार? हाँ सर, नाम के लिए कंपनी थी। यस, ये ना नाम के लिए कंपनी थी। सो इट वॉज नॉट मियरली अ कंपनी। तो इसको आप केवल कंपनी मत समझो। देखो, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। कंपनी कंपनी होती है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड भी कंपनी है, टाटा की भी कंपनी है। ऐसा नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उनके शेयर होल्डर्स थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, वो उस टाइम पर इंग्लैंड के जाने माने और बड़े रसूख वाले नेता थे, पॉलिटिशियंस थे। एंड दैट इज वाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी, तो ऐसे नहीं आई थी कि वो सिर्फ ना यार कंपनी बन के आ गई। नहीं यार, ऐसे नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे पूरा का पूरा इंग्लैंड का स्टेट था। इंग्लैंड का राजा का, रानी का पूरा आशीर्वाद था। इन अदर वर्ड्स की कंपनी से ज्यादा थी, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के उस पॉलिसी को आगे बढ़ा रही थी जो कि कंपनी ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही थी, वो इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, अपने अपने यूरोपियन कंट्रीज ने, डेनमार्क ने, सब लोगों ने, राइट, हॉलैंड ने, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, एक पॉलिसी बनाई हुई थी जिसको साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म बोलते। सो वो इंपीरियलिस्टिक पावर थी। यूरोपियंस को रास्ता मिल चुका था कि यार एशिया में आएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में आएंगे, वहां पर कंट्रीज है, उनको डोमिनेट करेंगे, वहां पर बिजनेस कर बनाएंगे और फिर धीरे धीरे हम पॉलिटिकली उनको रूल करेंगे। हालांकि शुरू शुरू में इतना दूर तक ख्याल नहीं गया था, लेकिन यह जरूर था कि वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग। इसीलिए यह बात याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फिगर इट आउट, ओके, यू हैव टू रियली रैप योर हेड अराउंड दिस, कि कंपनी जो थी वो सिर्फ कंपनी नहीं थी, उसके पीछे राजा का, रानी का, स्टेट का पूरा सपोर्ट था। दे वर जस्ट फॉरवर्डिंग द पॉलिसी ऑफ दैट। इसी वजह से इन कंपनीज को, चाहे इंडिया के लिए जो इंग्लैंड से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे फ्रेंच इंडिया कंपनी, नो, जो भी ये कंपनीज बनी थी, इंडिया की जो कंपनीज बनी थी, डच कंपनीज बनी थी, इन सब लोगों को बोला था तुम जाओ, राजाओं से मिलो, समझौते करो, ट्रीटीज करो, अलायंसेस बनाओ। अरे बाबा, ऐसी कौन सी कंपनी होती है जो अलायंसेस बना देती है राजा से? लेकिन इनको अलाउड था। सो स्टोरी स्टार्ट होती है अराउंड द ईयर ऑफ 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया जाओ करो व्यापार। उस ट्रेडिंग लाइसेंस को बोला गया चार्टर। क्या बोला गया उसको? उस ट्रेडिंग लाइसेंस को, जो कि वहां के राजा रानी दे देते थे, उसको बोला गया चार्टर। ये जो चार्टर था, कमाल की बात है कि ओनली, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। तो फ्रॉम इंग्लैंड ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। यानी कि ये लाइसेंस एक्सक्लूसिव लाइसेंस था। जो मेरे हिंदी वाले दोस्त है, जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसे लिखते चले जाओ। कई सारे ऐसे शब्द है जो कि मैं बोल रहा हूं, तुम लिख सकते हो। सो जहां एक्सक्लूसिव लाइसेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक ही ऐसी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी जिसको यह लाइसेंस दिया गया। इसको टेक्निकल भाषा में मोनोपोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टेक्निकल भाषा में? इसको बोलते हैं मोनोपोली। इनका वर्चस्व था, राइट। और कोई कंपनी, इंग्लैंड की और किसी कंपनी को नहीं बोला गया कि तुम आओ यार, तुम भी ट्रेड कर सकते हो। बोले नहीं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से पहुंच गई इंडिया। तुम्हें थोड़ा बहुत हिस्ट्री के तुम्हारे अध्यापकों ने पढ़ा दिया होगा कि सूरत में उन्होंने फैक्ट्री बनाई, राजा जहांगीर था, उसके साथ उसका आशीर्वाद लिया कि जी हम व्यापार करना स्टार्ट कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लोग की ना आंखें ऐसे चमक गई कि बाप रे बाप, कितना पैसा है इनके पास।
okay, spices and other silk and name it, they were going mad. इतना प्रॉफिट, इतना पैसा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की निगाहें और भी दूर चली गई. इन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में फ्रैगमेंटेशन है. ओके, मुगल्स के, खासकर मुगल्स के बाद नादिर शाह के जो अटैक था 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1739 को जो इंडिया में हुआ, नादिर शाह ने जब इंडिया पे अटैक किया तो वो अटैक नहीं था, वो इंडिया के मुगल्स के एक्चुअली स्पाइन तोड़ दिया उसने. राइट, रीढ़ की हड्डी जैसे तोड़ना बोलते हैं ना, वो तोड़ दिया. तो बोला जाता है कि उसने जब कत्लेआम करवाया तो उसके बाद मुगल्स कभी भी उस ताकत से वापस नहीं उठ पाए. उनका हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस टूट गया. जब इतनी स्ट्रॉन्ग एम्पायर जो था वो टूटने लग गया तो फ्रैगमेंटेशन होने लग गई. पॉलिटिकली अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी आवाजें उठाने लगी. इंग्लैंड को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका बड़ा फायदा उठाया. उसने बोला यार यहां पर ना फायदा उठाने का टाइम है. तो उन लोगों ने अपनी एक पुरानी गेम शुरू की जो कि बहुत साल तक वो लोग चलाते गए. उस गेम को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. ओके, कि इन लोगों के बीच में तोड़ो और फिर जीतो. राइट, और उन्होंने उसका बड़ा फायदा उठाया. 1757 तक आते आते रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार बड़ी इफेक्टिव हुई. उन्होंने बोला अरे देखो हम जीत सकते हैं. तो उनमें ना कॉन्फिडेंस आ गया. एक छोटी फोर्स बड़ी फोर्स पे भारी पड़ गई. एक्चुअली 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी में, उसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ध्यान आया कि भाई हम जंग भी जीत सकते हैं. लेकिन जो रियल विक्ट्री हुई, जो कहानी बदल गई, वो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में हुई. 1764 में वो हुआ जो कहते ना कि दुनिया बदल दी, इंडिया का पूरा कहानी बदल दी. कैसे बदल दी सर? 1764 में द मुगल एम्पायर, राइट, शाह आलम, वो बुरी तरह से हार गया. और इतनी बुरी तरह से हार गया कि उसको अपने कॉम्प्रोमाइज के लिए, उसको अपने समझौते के लिए 3 बड़े एरियाज ऑफ इंडिया, जो था बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इसके दीवानी राइट्स, इसके दीवानी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करने पड़े. दीवानी राइट्स क्या होते हैं? तुम्हें क्वेश्चन आता है कि जी दीवानी राइट्स क्या होते हैं. दीवानी का राइट्स का मतलब होता है, दीवानी सिविल लॉ जो बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, वहां का सिविल जस्टिस सिस्टम, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है, कर टैक्स लगाना, यह अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो गया. या पहले देखो, इंडिया है सोने की चिड़िया. करेक्ट सर, इंडिया है सोने की चिड़िया, और उस सोने की चिड़िया में दीवानी राइट्स तुम उठाकर दे रहे हो टू, वो भी 3 बड़े एरियाज के, बंगाल, उड़ीसा और बिहार. उठाकर किसको दे रहे हो? जो उठाकर हम दे रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को. पागल हो गए होंगे वो लोग. ओके, इतना पैसा इन्होंने सपने में नहीं देखा होगा. सो दीवानी राइट जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए, सारी की सारी कहानी पलट गई. सो एक बात तुम सामने बोर्ड पे देखो. राइट, मैं सामने से हट जाता हूं. सून आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के तुरंत बाद शाह आलम द सेकेंड, जो कि मुगल एम्परर था, सॉट देयर प्रोटेक्शन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि भाई मेरे को मारो मत. उसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की 1765 में, और शाह आलम को इस ट्रीटी के बदले में, इस समझौते के बदले में दीवानी राइट्स, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, अब मैंने ओडिशा लिख दिया, उन दिनों उड़ीसा ही था, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी किया. और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पता हो यार क्या क्या खेल पलटा होगा. सोचने वाली बात है यार. थोड़ा सा एहसास करो, थोड़ा सा ट्रैवल बैक, सब्जेक्ट को है ना ऐसे लिया करो कि तुम वहीं पर ही बैठे हुए थे. सोचो तुम 1765 में बैठे हुए हो और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो रहा है, और मुगल एम्परर बोल रहा है कि भाई मेरे को बख्श दो, तुम ये ले लो सारा एरिया. और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अभी अभी ट्रेडर्स बन के आए आज से 100-150 साल पहले, वो बोले कि हम तेरे को है ना पेंशन देंगे, 26 लाख रुपए देंगे साल का. डू यू रियलाइज, वो मुगल एम्परर, ओके, मुगल एम्परर, राइट, और यहां पर तुम खत्म ही हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेट करने लगे. तो इतना मजाक उठता था, ऐसा बोलने लगे थे, सल्तनत ए शाह आलम,
या दिल्ली ता पालम, यानी कि उसका इतना ही चलता था कि लाल किले से लेकर पालम तक चलता था। तो बताओ यार, बड़ा सैड हुआ होगा। ओके, आइदर वेज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया बड़ा जबरदस्त पैसा। नाउ कुछ लोग को लगता है कि सिर्फ पैसा है। नो, अगर तुम सही मायनों में टॉपर मटेरियल सोचना चाहते हो और तुम्हारा थॉट प्रोसेस इसके आगे जा रहा है, तो एक बात याद रखना कि बैटल ऑफ बक्सर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी लेजिटिमेसी, यानी कि उनके राज को जायज बना दिया। क्या बना दिया सर? जायज बना दिया। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। लेट मी एक्सप्लेन दिस। मान के चलो कि तुम एक एरिया में रहते हो और उस एरिया में एक गुंडा है, राइट? वो गुंडा आता है, डॉन आता, डॉन, ओके, उस गली का दादा, और बोलता है कि देखो तुम्हारी यहां पर 100 दुकानें हैं, हर दुकानदार मुझे 1-1 लाख रुपए देगा हर महीने। नाउ पैसे तो वो ले रहा है, यस, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं है, वो जायज नहीं है। उसको तुम रंगदारी बोलोगे, उसको बोलोगे ना ये तो गलत बात है, राइट? सो वो लेजिटिमेट नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए, अज्यूमिंग फॉर अ मोमेंट कि वही मार्केट है, वही 100 दुकानें और एक टैक्स इंस्पेक्टर आ रहा है, इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी वाला आ रहा है, ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाला, और बोलता है जितनी दुकानें हैं सब लोगों पे 1-1 लाख रुपया जीएसटी है। नाउ डू यू रियलाइज कि 1 लाख रुपया पहले भी जा रहा था, 1 लाख रुपया अभी भी जा रहा है, लेकिन वो जो पहले वाला था, जब वो गुंडा लेकर जा रहा था, तो वो जायज नहीं था, वो रंगदारी थी, वो गुंडागर्दी थी। लेकिन जब टैक्स वाला का नोटिस आता है तो भाई तुम बड़े खुशी खुशी दे देते हो, हेलो सर, टक 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 ऑनलाइन, हेलो आपको रिमाइंडर आया है, अब आपको टैक्स इस टाइम से पहले देना है। तुम बोलोगे हाँ बिंदास दे रहे यार, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं बाबा, हम देकर जाएंगे। वो लेजिटिमेसी आ जाती है जैसे ही तुम उस जगह के रूलर हो जाते हो, जब सरकार तुम्हारी चल रही है। तो हुआ क्या, जब तक बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ था, देखो समझो सब्जेक्ट को, ऐसे बातें करना स्टार्ट करो, इंटेलिजेंट बातें करोगे तो इंटेलिजेंट बनोगे। सो हुआ क्या कि बैटल ऑफ बक्सर से पहले, बक्सर के युद्ध से पहले, इंग्लैंड में ये लोग बड़े बदनाम थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, क्योंकि ये लोग पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये जो पैसा कमा रहे थे ये प्रैक्टिकली रंगदारी चल रही थी, और इंग्लैंड के लोगों को पता था कि भैया यहां तो रंगदारी चल रही है, ये इंडिया से जाके ना लूट रहे पैसा, चोरी का पैसा है ये प्रैक्टिकली, कभी यहां से वहां पर, कभी वहां पर गचकच गचकच ट्रेडिंग में, कभी झूठ बोल रहे, कभी डिवाइड एंड रूल कर रहे। और तुम्हें पता है, मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सारे के सारे पॉलिटिशियंस ही थे, तो वहां पर जो राजनेता वाले थे ना, उनकी बड़ी नाम खराब हो रहा था लंदन में। ओके, लंदन में इनको बड़ी गालियां पड़ रही थी, अरे यार तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम डके, यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, ऐसा लगता है ना कि यार हमारे राजनेता ही लूट रहे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद दुनिया चेंज हो गई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बन गई टैक्स कलेक्टर। तो अब जो पैसा आएगा, एक तो कई 100 गुना आएगा। ओके, लूट मार में उतना पैसा नहीं होता बाबू। ओके, जब तुम दीवानी राइट्स करोगे, तुम जो मर्जी लगान लगाओगे, तो तुम्हारे पास कई गुना पैसा आएगा। और लंदन के लोग बोलेंगे अरे अब रंगदारी नहीं है, अब तो ये सरकार है ना बाबू। ओके राजे, अब तो जो पैसा दे रहे हैं ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर ने 2-3 चीजें एक साथ चेंज कर दी। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा पावरफुल किक मिल गया, पैसा मिल गया, इट वाज अ शॉट इन द आर्म कि यार पैसा ही पैसा बाबा, चारों तरफ पैसे पैसा। दूसरा, मुगल्स पीछे हट गए थे, ऑलराइट, अब वो बेचारे पेंशनर बन गए। तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार में विच वाज द 3 मेन एरियाज, वहां पर इनका राज चल रहा था। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था शायद इनकी इमेज के लिए, वो ये था कि इंग्लैंड में इनकी इमेज सुधर गई, ये टैक्स कलेक्टर हो गए, अब इनको लेजिटिमेसी मिल गई। तो तुम्हें कभी मेंस में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें आंसर आना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट समझो। ओके, सो अब तुम साथ साथ में किताब पढ़ते रहो, तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आती जाएगी। मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी डालता जा रहा हूं। ओके, ये समराइजेशन तो क्या होगा, समराइजेशन तो बहुत आगे की बात होने वाली। आइदर वेज, लेट्स कमिंग बैक टू द स्टोरी। जब इतना पैसा आता है ना और अचानक आता है, तो ज्यादातर केस में दिमाग खराब ही हो जाता है। अब प्लीज रिमेंबर, ये कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब तुम्हें मालूम है कंपनी कैसे काम करती है। जब भी कंपनी में प्रॉफिट आता है,
जब भी कंपनी में कोई भी प्रॉफिट आता है, जब लाभ होता है, उसको मुनाफा होता है, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जाता है। थोड़ा बहुत तुम्हें कंपनी लॉ मालूम होगा, नहीं होगा तो GS3 में पढ़ लेना। राइट भाई, बड़ी खुशी की बात है भैया। अब तो पहले 100 रुपए आता था तो 100 रुपए बटेगा, अब करोड़ों रुपए आएगा तो करोड़ों रुपए बटेगा। लेकिन कमाल यहां कुछ और ही हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना पैसा कमाने के बाद, इतना पैसा आया उनके पास, लेकिन कमाल यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली लॉस में चली गई। क्या बात कर रहे हो यार, एक्चुअली वो लॉस में चली गई। एक्चुअली पता नहीं, उन्होंने पेपर्स में तो ये दिखाया कि हमें 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 लाख पाउंड का नुकसान हो गया। तुम समझो मैं कब की बात कर रहा हूं, 1770s में बात हो रहा हूं, 1760s में। तब 10 लाख पाउंड क्या होगा, आज ही 10 लाख पाउंड कितना होता है, तो सोचो 10 लाख पाउंड तब क्या होता होगा। तो बोले, इनसे पूछा कि तुमने पैसा कहां किया। बोला यार हम तो मिलिट्री फाइट कर रहे थे, लड़ाई में झगड़े हो रहे थे, इतने कलेश हो रहे थे, हमको इनसे लड़ना उनसे लड़ना है, सारा पैसा उसमें लग गया। हकीकत इससे बहुत दूर थी। हकीकत इससे यह दूर थी कि जितना पैसा आ रहा था ना, वो ज्यादातर जो इनके ओनर्स थे, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो अपने पर्सनल गेन कर रहे थे। खासकर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक टाइम पे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव को अगर पूछो कि बाबू कहां से आया बेटा इतना पैसा, बताएगा थोड़ा ना कि सारा करप्शन का पैसा है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बात पता चली, यार ये तो सही चल रहा है, इतना पैसा आने के बाद, प्रॉफिट के बाद में ये 1 मिलियन पाउंड, 10 लाख पाउंड के लोन में, तो इन लोगों को बड़ा शौक लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भागते हुए अपने सरकार के पास चली गई। जैसे हमारे यहां पे नहीं होता, जब कोई कंपनी होती है जो खासकर बड़ी सरकारी कंपनी होती है, कोई बैंक होता है, जब वो डूब जाता है तो अपनी सरकार के पास जाता है ना, हे भगवान सरकार हमको बचा ले बाबा, प्लीज प्लीज हेल्प अस आउट। ओके, तो सरकार कितने बार उनके कर्जे माफ कर देती है या उनको रिकवर कर देती है, बैंक्स भी डूब रहे होते तो उनको बचा लेती है। कुछ वैसा ही सिस्टम तो सेम ही था। राइट, सिस्टम तो सेम ही था, हमने वही सिस्टम तो लिया हुआ है। तो वही सिस्टम था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी गई इंग्लैंड के पास। कहानी समझ में आ रही है। राइट, आराम से कॉफी बैठ के, कॉफी लेकर ना, मेरी क्लास है तो कॉफी लेकर समझा करो, फिर तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आएगा, तुम्हें अलग ही मजा आएगा। ये गई कंपनीज इंग्लैंड के पास, सरकार के पास, और बोली देखो सरकार, हमारे पास ना अब 10 लाख पाउंड का नुकसान हो गया, हमें कर्जा हो गया, हमें बचा लो। तो पहले तो ब्रिटिश सरकार बड़ी परेशान कि यार एक कैसी बेशरम कंपनी है। ओके, लेकिन अब जब कंपनी बचानी थी, मैंने तुम्हें फिर बोला ये कंपनी से ज्यादा थी, इसके अंदर बहुत सारे राजनेता थे, बड़े रसूख वाले लोग थे। तो ये जो कंपनी को बचाने का है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली यार कैसा नहीं छोड़ना, छोड़ थोड़ा सकते। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला हम तुम्हें तुम्हारे कर्जे से बचा लेंगे, हम तुम्हें यहां से रेस्क्यू करेंगे, लेकिन हम करेंगे क्विड प्रो क्यो। ये क्या है सर? क्विड प्रो क्यो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एक हाथ लो एक हाथ दो, गिव एंड टेक। जो भी होगा वो एक सौदे की तरह होगा। सर ये गिव एंड टेक क्या होगा? इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि तुम हो नलायक, ओके, तुम्हें हम दे रहे हैं, अभी बचा रहे हैं 1 मिलियन पाउंड से, लेकिन अब हमें भी ये इजाजत है, हमारे पास भी ये ताकत आ जाए कि हम तुम पर नजर रख सके, हम तुम्हें रेगुलेट कर सके। प्लीज समझने की कोशिश करो, इंग्लैंड की सरकार डायरेक्टली इंडिया पे राज नहीं कर रही थी। इंग्लैंड की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करने का इरादा था। प्लीज रिमेंबर, रेगुलेटिंग एक्ट्स जो पास किए गए, जो लॉज बनाए गए, उससे क्लियरली यह बताया गया था कि इंग्लैंड की सरकार डायरेक्टली नहीं इंडिया पे राज करेगी, इंग्लैंड की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर राज करेगी। राज अभी भी कंपनी का ही होगा, इसीलिए कंपनी राज ही चल रहा था 1773 से। इन लॉज को नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट्स और उसी को नाम बोला गया चार्टर एक्ट्स। सर ये क्या, इसको रेगुलेटिंग एक्ट्स क्यों बोलते?
रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेगुलेट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, नजर रख रहे थे। लेकिन नजर रखेंगे कैसे सर? नजर रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इन्होंने बोला कि जो तुम्हें हमने लाइसेंस दिया है, ध्यान से सुनना, जो तुम्हें हमने लाइसेंस दिया है वो हर 20 साल के बाद रिवाइज होगा। हम उसको दोबारा देखेंगे और उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी उसके कंडीशंस है, उनको हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे। तो जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना वो 1773 में बनाया। किसने पास किया होगा सर? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। लंदन में बैठा हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इन लॉज को, इन कानूनों को पास किया। उनमें जो पहला था वो 1773 में पास हुआ। अगला इरादा था कि 20 साल के बाद यानी कि 1793 में पास होगा। फिर बोला कि अगला पास होगा 20 साल के बाद यानी कि 1813 में होगा, यानी कि 20 साल के बाद फिर से पास होगा यानी कि 1833 में होगा। और फिर एक और बार सर ये क्या मैथ सिखा रहे हो यार? अभी के लिए मुझे पता ना, मजबूरी है मेरी, कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 में, आखिरी रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट रादर पास हुआ 1853 में। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि पहला रेगुलेशन एक्ट कब आया या रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में आया और नेक्स्ट आया और लास्ट आया इन 1853। सो मेरे हिसाब से तुमको यहां तक बात समझ में आ गई है। एक बार क्विकली रिकैप करेंगे। सो हमने स्टार्ट की स्टोरी समवेयर अराउंड 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो लाइसेंस लेकर आई। लाइसेंस केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोपोली। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले पहले तो आई, ऐसा लगा कि वो सिर्फ व्यापार करने आई है, लेकिन सच ये नहीं था। इनके पीछे स्टेट का पूरा पूरा सपोर्ट था। वो इंडिया आए, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाना स्टार्ट किया, लेकिन नादिर शाह के अटैक के बाद इनको लगा कि गेम और भी बढ़ाई जा सकती है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इनको कॉन्फिडेंस आ गया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनकी लग गई लॉटरी। क्यों? क्योंकि बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार के ऊपर जितना भी दीवानी राइट्स था, लगान टैक्स कलेक्शन करने का राइट्स था, वो इनके पास आ गया। पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन साथ साथ में करप्शन आ गई। पैसा इतना आया, उम्मीद थी कि ये अपने अपने शेयर होल्डर्स को हिस्सा देंगे, डिविडेंड देंगे। इन्होंने तो कर्जा दिखा दिया कि जी हमारे ऊपर तो 1 मिलियन पाउंड्स का डेट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला हमें बचा लो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला मैं बचा तो लूंगा, लेकिन अब मैं लॉस पास करूंगा। लॉस को बोला जाता है एक्ट्स। इन एक्ट्स के साथ मैं तुम पर नजर रखेंगे। नजर, रेगुलेटिंग एक्ट्स। वो करेंगे कैसे? करेंगे बाय चेंजिंग द चार्टर। हर 20 साल के बाद ये चार्टर के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते जाएंगे। सो पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास होगा 1773 में, फिर पास होगा 1793 में, फिर पास होगा 1793 के बाद 1813 में, फिर पास होगा 1833 में और लास्ट में होगा 1853 में। ये तब नहीं पता था, भविष्य थोड़ा किसी ने देखा है, ये हुआ लास्ट में। तो तुम्हारे सारे के सारे एमसीक्यूज अब तक जो हुआ है वो तुम्हारी आंखों के सामने है। तो एक बार तुम ये सारे के सारे पॉइंट्स देख लो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे एमसीक्यूज में कितनी काम आएगी। आई होप यहां तक बात समझ आ गई। सो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट्स में हुआ क्या क्या। सो अब हम यहां तक कहानी स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुमको यहां तक सबको समझ में आ रहा है। लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। सो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ। सबसे पहले तुम्हें यहां तक बात पता होना बड़ा जरूरी है कि उस टाइम पर जो इंडिया था, ओके, उसमें जो राजनीतिक ताकत थी, जो पॉलिटिकल कंट्रोल था, वो 3 अलग अलग एरियाज में बटा हुआ था। एक था बंगाल, एक था बॉम्बे
एक था मद्रास। तो मैप को सोच लो, और बॉम्बे को बॉम्बे ही बोलना, और मद्रास को मद्रास ही बोलना, चेन्नई मत बोलना। क्यों? क्योंकि तब मद्रास ही बोलते थे। हरेक के पास एक एक गवर्नर होता था। तो पावर ना डिसेंट्रलाइज थी, विकेंद्रीकरण था। राइट, केंद्रीय नहीं था, विकेंद्रीयकरण था, अलग अलग था। हर एक के पास अपनी अपनी पावर थी। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 के इस एक्ट ने पहली बार जो बंगाल का गवर्नर था, यहां तक है गवर्नर, उसको एक नया टाइटल मिला दिया। उसको नाम दे दिया कि भाई आप बन गए हो गवर्नर जनरल। क्या बन गए हो आप? सर, आप बन गए हो गवर्नर जनरल। इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे कानून बनाने की ताकत में, लेजिस्लेटिव ताकत जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पास थी, धीरे धीरे वो बंगाल की तरफ जाने शुरू हो गई। किसकी वजह से? इस लॉ की वजह से। कौन सा लॉ? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यानी कि पहली बार सारी ताकत केंद्रीय यानी कि सेंट्रलाइज होने लग गई टुवर्ड्स बंगाल। इसीलिए इसको बोला जाता है कि पहला कदम था ये। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। अब तुम बोलोगे सर ये सेंट्रलाइजेशन क्यों करना होता है? जब भी मुझे तुम्हें कंट्रोल करना है तो मैं चाहूंगा कि सारी की सारी लगाम एक ही तरफ हो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। चाइना क्या करता है? सर, चाइना है ना, कंट्रोल रखता है अपने सारे के सारे प्रोविंसेस, सारी के सारी गवर्नमेंट्स को कंट्रोल में रखता है। उनकी एक ही पार्टी है। वो ये सोचते हैं कि जो कुछ भी निकलेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना करेगा। जब भी किसी भी सरकार को कंट्रोल करना होता है, लोगों को कंट्रोल, सरकार को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, वो हमेशा सेंट्रलाइजेशन करते हैं। अब उस जमाने में जो विकेंद्रीकरण था, जो डिसेंट्रलाइजेशन था, उसको अब एक साथ एक जगह पे कंट्रोल करना जरूरी था। एक झटके में तो हो नहीं सकता, आफ्टर ऑल सिस्टम है। इसीलिए ये स्टेप स्टार्ट किए गए एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो तुम्हें कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो याद रखना दैट इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। ओके, तो तुम्हें क्वेश्चन आए तो इसको लिख लेना। द फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज, पहला स्टेप। मैंने ये नहीं बोला कि सब कुछ हो गया, मैंने बोला फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज गवर्नेंस इन इंडिया। तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो बोल देना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में यह काम हुआ। मेरी बात समझ आई? यहां से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज। अब फिर से एक और बात है। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये सब कहानी हुई क्यों थी? सर, कहानी इसलिए हुई थी क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव और जो कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह थे ना सर, ये लोगों ने ना सारा पैसा खुद ही लूट के खा लिया। राइट, अगर मैंने अब 1 मिलियन पाउंड्स दे भी दिया, मैं ब्रिटिश सरकार हूं, तुमने फिर से खा लिया तो नहीं नहीं नहीं, इस टाइम नहीं होने देंगे। तो पहली बार इन्होंने बोला कि आज के बाद कोई भी कंपनी का ऑफिसर प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के अकाउंट में आएगा और कंपनी के अकाउंट में आएगा। अब तुम किसी भी बहाने से नहीं बोल सकते। तो कोई कंपनी का ऑफिसर ये नहीं बोल सकता कि मालूम है एक्चुअली ना ये पैसा ना मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया था, या किसी ने ना मेरे को रिश्वत दे दी थी। ना बाबा ना, कुछ भी नहीं। राइट, नथिंग डूइंग। ये तब वो नेटिव्स बोलते थे हम लोगों को। राइट, जो हमारे देश में आके हमको ऐसे ऐसे बातें करे, लेकिन है जैसा था, बेहुदे थे वो लोग, कोई बात नहीं। राइट, सो ये बोले कि कुछ नहीं होगा, जो भी होगा कंपनी में होगा, और कंपनी जो होगा वो हमको आंसर देगी। कंपनी में जो डायरेक्टर्स होंगे उनको बोला जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला जाएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई हिसाब किताब लेना है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से लिया जाएगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आंसरेबल हो जाएंगे, जवाबदार हो जाएंगे। लो जी, पैसा दिया है ना बाबा, तो जवाबदारी तो होनी चाहिए ना। सो दिस वाज इट। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम, जहां पर इनके हेडक्वार्टर्स थे, वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये पहला इंडिया का सुप्रीम कोर्ट था। कृपा करके अभी वाले सुप्रीम कोर्ट से मत कंपेयर करना, ये बहुत छोटा सा सुप्रीम कोर्ट था। दिस वाज अ वेरी छोटा सुप्रीम कोर्ट
इसमें केवल 4 जजेस थे और सर इलाया इंपी इसके चीफ जस्टिस बने और बाकी भी जजेस थे, लेकिन बन तो गया सर, छोटा ही सही लेकिन बन गया। सो अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया, आंखें बंद करो और सुनो। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने पहला सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया, पावर धीरे धीरे बॉम्बे और मद्रास से जाकर लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने की ताकत धीरे धीरे जाने लग गई बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। फिर बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करे, वो एक एक पैसे का हिसाब किताब देंगे टू इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और कोई भी कंपनी का ऑफिसर प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा कि भैया मेरे को किसी ने ब्राइब दे दी, किसी ने गिफ्ट दे दिया। नोबडी इज गोइंग टू डू दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ एंड दैट सुप्रीम कोर्ट में 4 ही जजेस थे, सर इलाया एमपी उसके चीफ जस्टिस थे। ये हो गया ब्रॉडली स्पीकिंग। अब मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल नोट्स भी बनाए हुए, तुम इसको देख सकते हो। तो सबसे पहले, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, राइट। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट मदद करने के लिए एक 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। ओके, इसको काउंसिल ऑफ 4 बोला जाता था। क्या बोलते थे इसको? काउंसिल ऑफ 4। ऐसा माना जाता था कि ये मिलकर ना, गवर्नर जनरल के साथ मिलकर ये फैसले करेंगे, राइट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कौन था पहला गवर्नर जनरल? बोलना वॉरेन हेस्टिंग्स था, राइट। बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उनको गवर्नर जनरल से कम ताकत थी, सबऑर्डिनेट कर दिया जाता था एवरीवन। इसलिए यहां से शुरू हो गया सेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड। और मैंने तुम्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट बन गया इन 1774, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आदत होगी ना मेरे को यहां से, चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के सारे फीचर्स। तुम इन सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। हिंदी के दोस्तों के लिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पोजीशन दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स ये बन गए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। कीवर्ड याद रखना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थी, राइट। उसी तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद को धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बना दिया गया, यानी कि धीरे धीरे बॉम्बे और मद्रास की पावर कैलकाटा यानी कि बंगाल से कम हो गई। तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, अगर तुम लिखना चाहोगे तो ये तुम्हारे बड़े काम आएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट अ कंप्लीट आंसर फ्रॉम दैट। तो तुम नोटिस करो कि ये 1 पॉइंट सोल्यूशन है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो ऐसे ही पढ़ना होता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैं फिर तुम्हें एक बात बोल रहा हूं और इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट का कतई यह मतलब नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आकर इंडिया पर राज करी थी। नो, ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करी थी, राज अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चल रहा था। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वेंट अहेड ऑन दिस पार्ट। सो एक और इंपॉर्टेंट बात है, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मैंने तुम्हें बताया सर इलाया एमपी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के नौकरों को, कंपनी के ऑफिसर्स को बोला गया था कि तुम प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, निजी व्यापार में शामिल नहीं करोगे, कोई गिफ्ट नहीं लोगे, कोई ब्राइब नहीं लोगे, कुछ भी नहीं, ये सब झूठ है, राइट, एंड नॉट एट ऑल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी हमारा ध्यान है, जो भी हमें सवाल पूछना है, वो हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे। तो जवाबदारी है, पैसा लिया तुमने हमसे, समझ में आ रहा है? तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का पॉइंट। सो द पॉइंट हियर इज, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, prohibited company servants from engaging in private trade, required the court of directors to report on revenue, civil and military affairs, and this is it. अब इसका फायदा क्या हुआ? पहली बार for the first time ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस स्टार्ट हो गया। सो इट वाज सेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस। और एक और बात कि पहली बार ये डिफरेंशिएट हुआ कि कंपनी के पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल डिफरेंशिएट है। ओके,
सो ये कुछ और भी कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मैं आगे जाके तुम्हें बताऊंगा बट कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। बिकॉज जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड नॉर्थ तब इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था जब 1773 में ये पास हुआ था। तो मैं जब अपनी क्लासेस में पढ़ा था तो मैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूं। तो उसने क्लियरली मेंशन किया था कि हम इस पर नजर रख रहे, वी आर नॉट टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक क्वेश्चन करके देख लो यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो मेरे हिंदी वाले दोस्तों को मैं अनुवाद करके दिखा रहा हूं। पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। क्या इसने सुप्रीम कोर्ट बनाया? पहला। नंबर 2, इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या इसने कोई कार्यकारी परिषद बनाया फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? नंबर 3, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, क्या इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीनस्थ किया? एंड नंबर 4, it established a board of control for managing political affairs. Only 2, 3, 4, only 1, 3, 4, only 1, 2 and 3 and all of the above. पॉलिटी में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है और वो पॉलिटी में बहुत बड़ा फॉर्मूला यह है कि अगर सिद्धार्थ ने पढ़ाया नहीं तो वो है नहीं। दैट्स द वर्ड है। तो ये कॉन्फिडेंस समझो, एरोगेंस समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन यही हकीकत है। अगर मेरे मुंह से वो शब्द निकला नहीं है तो याद रखना वो है नहीं। अब उस हिसाब से तुम्हें आंसर देना है ए, बी, सी और डी। मैंने अभी तक जो नहीं बोला है कृपा करके उस पर दिमाग लगाना मत। राइट, दैट्स हाउ थिंग्स विल गो। सो आंसर सर इसका है सर सी, क्योंकि मैंने ये वर्ड अभी तक यूज ही नहीं किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया। मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जरूर बोला था लेकिन मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बोला ही नहीं। ओके, सो ये वाली बातें मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात तुम्हें बता दी। सर 4 जजेस आए थे, सर इलाया एमपी थे, 3 अदर जजेस थे। मैंने तुम्हें बताया था क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद था। मैंने तुम्हें बोला कि सारी पावर धीरे 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 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाने लगी। तो ये तो तीनों ही करेक्ट है। आंसर ऑफ कोर्स इज सी। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा कि मैं तुमको बिल्कुल 24 कैरेट रॉक सॉलिड पढ़ा रहा हूं। ध्यान से अगर तुम सब्जेक्ट पढ़ोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। सवाल यह आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सक्सेसफुल हुआ या फेल हो गया। बड़े दुख के साथ मुझे तुम्हें सूचित करना पड़ रहा है कि यह बड़ी बुरी तरह से फेल हुआ। तो क्यों सर, ऐसा भी क्यों हुआ? बुरी तरह से इसलिए फेल हुआ बिकॉज इसमें क्लैरिटी नहीं थी। मेरी बात समझना है, इसमें स्पष्ट नहीं था। क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्या गवर्नर जनरल की काउंसिल कर सकती है, क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देने हैं, क्या नहीं देने हैं, कितने दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, कितनी दूर तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेगी। और जब भी लॉ में किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं होती, मेरी बात सुनो, जब भी लॉ ऐसा होता है ना, किसी भी सिस्टम को जाके देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, कोई भी परिवार देख लो, कोई भी देश देख लो, जो बोला जाए वो स्पष्ट होना चाहिए। 1 + 1 शुड बी 2। जब 1 + 1 का मतलब 2.5 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है, पता नहीं, शायद, किंतु, परंतु, कदाचित, ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स ओपन टू मिसयूज होते हैं। जितने लोग लॉ को उड़ा के उखाड़ देते हैं ना, वो तब उखाड़ पाते हैं जब लॉ में लूप होल्स होते हैं। राइट, अगर कुछ लूप होल ही नहीं होगा, कोई धागा ही नहीं होगा, तो फिर तो तुम बैठे रह जाओगे। अभी सिंगापुर जाओगे, सिंगापुर में बोला हुआ है कि भाई अगर तुमने बाहर च्युइंगम थूक दी तो $500 फाइन है। अब भाई वो तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल के बाहर आ गई, या फिर तुम हंस रहे थे बाहर गिर गई, या फिर तुमने सच में थूक दी, कोई बात नहीं, हमें कोई बुरा नहीं, तुम $500 फाइन दे दो। तो भाई वहां के लोगों को अगर $500 से इतना डर लग जाएगा कि वो बोलेंगे यार च्युइंगम मुंह में, चलो गटक ही लेते भैया, बाहर नहीं फेंकेंगे। राइट,
बिकॉज इट इज सो वेरी क्लियर। लेकिन अगर हम लॉ को हवाबाजी में करेंगे, यार तेज गाड़ी मत चलाना, अबे तेज गाड़ी क्या होती है, हु नोज, राइट। किसी के लिए 50 किलोमीटर भी तेज है, किसी के लिए 70 किलोमीटर भी तेज है। ओके, हमारे नॉर्थ इंडिया में लड़के लोग चलाते तो 350 पे भी स्लो ही चला रहे होते, हु नोज। सो ऐसे टाइम पर मिसयूज होता है। कुछ ऐसा ही हुआ कुछ इन टर्म्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओपन मिसयूज होने लग गया। जब उन्होंने बोला कि इतना इजाजत है ही, तो ओपन मिसयूज होने लगा। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचा कि जी 1773 तो काम ही नहीं कर रहा, तो उन्होंने पहला एक लॉ बनाया 1781। प्लीज मेरी तरफ ध्यान से देखो, बाकी सब हटा दो। इस लॉ का नाम था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। कृपा करो, अपने ऊपर एहसान करो कि ये पिट्स इंडिया से मत मिक्स कर देना। पिट्स इंडिया एक्ट अलग एक्ट था, अमेंडिंग एक्ट अलग एक्ट था। इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बोलते हैं और इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसका इरादा कुछ और ही था, एंड डोंट यू मिक्स इट अप विद द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कुछ और है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स द यंगर, जो उस टाइम पर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, उसके नाम पे रखा गया। वो 1784 में था। ये और ये अलग अलग है, कृपा करके इनको मिक्स ना किया जाए। फेयर एनफ सर। सो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्यों पास किया? उस टाइम पर इसीलिए पास किया गया कि हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले ले सकता है। उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट कौन से मामलों में क्या फैसला कर सकता है, और जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है वो क्या कर सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक साइड पे है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव, एक साइड पे है जुडिशरी न्यायपालिका। भाई अगर बाई चांस मान के चलो मैं उस टाइम पर किसान हूं, राइट, और मैं लगान नहीं देता, हां सर आपने लगान नहीं दिया, तो मेरा काम, मेरा केस किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो कार्यकारी परिषद है, उनके पास जाएगा? ये क्लैरिटी नहीं थी। सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी मेजर प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल एक दूसरे से भिड़ते चले जाते थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 was that is why the introduction of what is called as सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। इंडिया में अगर शक्तियों का विभाजन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम को लेकर आया, तो वो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लेकर आया। क्वेश्चन आ सकता है, ओके, तुम इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, तुम्हें अपने अंदर फीलिंग आ रही है कि नहीं कि तुम इंटेलिजेंट होते जा रहे हो? ओके, तुम्हें ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा है, सो प्लीज एक्नॉलेज दैट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, जब तुम किसी अच्छे मेहनत करने वाले को इंकरेज नहीं करोगे ना, तो डफर लोग पढ़ाएंगे और फिर तुम डफर होते जाओगे। तो तुम्हें फ्री में पढ़ाने को मिला, लेकिन इतनी हाई क्वालिटी पढ़ा है, प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्रॉप इन अ कमेंट और प्रमोट करो। सो द पॉइंट यहां पर यह है कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने पहली बार कॉन्सेप्ट लाया सेपरेशन ऑफ पावर को। तो सेपरेशन ऑफ पावर में यह क्लैरिटी कर दी गई कि बाबू सुप्रीम कोर्ट ये कर सकते हैं, राइट, और उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट, ओके, और गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोला जाता था, वो ये कर सकता है। तो ये जो बड़ा चेंज आया ये 1781 से आया। प्लीज डोंट मिक्स इट अप विद 1784, वो अलग ही है। सो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने क्या किया, इसी को डिक्लेरेटिव एक्ट ऑफ 1781 बोलते हैं। इसका काम था कि 1773 में जो गड़बड़ हुई थी उसको चेंज किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ चीजों में मना कर दिया गया और कुछ चीजों में उनको पावर मेंटेन कर दी जाए। तो बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई। दिस वॉज वन ऑफ द एलिमेंट्स जिससे सेपरेशन ऑफ पावर आया। तो बोर्ड पे एक बार देख लो, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रीड दिस ऑल्सो। Restricted the jurisdiction of Supreme Court to Calcutta, exempted civil servants acting in their official capacity, revenue collectors and judicial officers from court's jurisdiction, empowered the Governor General and Council to issue rules, ordinances and regulation. और प्रोविंशियल कोर्ट से अब गवर्नर तक आप अपील भी कर सकते थे। यहां पर तुम लिख दिया तो भाई तुम हो जाओगे टॉपर। समझ में आ गया? इतना डिटेल में तो तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा।
तो हिंदी में इसे घोषणात्मक अधिनियम, इसी को प्लीज याद रखना, द एक्ट ऑफ डिक्लेरेशन बोला जाता है, में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया। अपने आधिकारिक क्षमता में कार्य करने वाले सिविल सेवकों, राजस्व कलेक्टरों और न्यायिक अधिकारियों को अदालत के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, कार्यकारी परिषद था, को नियम, अध्यादेश, विनियम करने का अधिकार दिया गया और प्रांतीय अदालतों से राज्यपाल के पास अपील करने की अनुमति दी। तुम्हें यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिखेगा कि तब भी गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव था उसके पास बड़ी भयंकर पावर्स थी, अभी भी। लेकिन हमारी कहानी आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि अभी तक 1773 का जो लॉ था वो अभी भी टूटा हुआ नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो अभी तो हमने ये एक कर लिया, गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, गवर्नर जनरल का काउंसिल क्या कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। लेकिन लास्ट था द पिट्स इंडिया। तो ये मैंने एक अलग से पॉइंट बना दिया, सो प्लीज यहां पे लिख लेना, रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट अटेम्प्ट। तुम्हें आएगा अमेंडिंग एक्ट का क्या फायदा था, तो बोलना इट रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंडिया टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी बाय क्लियरली डिफाइनिंग द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखना। जब पॉलिटी एडवांस लेवल पे भी पढ़ा जाता है तो इतना ध्यान से पढ़ लिया जाता है। हिंदी में क्या करेंगे कि अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने के लिए भारत में पहले प्रयास का प्रतिनिधित्व किया। किसने? इस लॉ ने। कौन सा लॉ? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। मैं बोल ही नहीं रहा, मेरे मुंह से निकला ही नहीं अभी तक। मैंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा ही नहीं अभी तक, अब पढ़ेंगे। सो 1784 का अब आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। अब इन्होंने क्या किया, तो मुझे एक बार मेरे ब्लैक बोर्ड पे जाना पड़ेगा। रुको, मेरे जो बोर्ड देखने दो, कहां गया मेरा बोर्ड। तो ये समझना बड़ा जरूरी है, पे अटेंशन। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? पिट्स इंडिया, बड़ा नाराज हुआ प्रधानमंत्री वहां का, उसका नाम था पिट्स द यंगर। पिट्स इंडिया एक्ट ने बोला आज के बाद इंडिया में डबल गवर्नमेंट चलेगी। क्या चलेगी? डबल गवर्नमेंट चलेगी। डबल गवर्नमेंट मतलब बोला कि अब दो पार्ट्स करेंगे सरकार। एक पार्ट होगा जो केवल कमर्शियल, व्यापार रिलेटेड डिस्कशन होगा, जो भी कमर्शियल फैसले है, कॉमर्स से रिलेटेड फैसले, उसको हम अलग करेंगे। और बाकी सारे फैसले, मिलिट्री क्या करेगी, फौज क्या करेगी, ओके, पॉलिटिकली किसी के साथ अलायंस करना है तो क्या करना है, अंदर का जो भी शासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इसको अलग करेंगे। तो पहले लाइन डिवाइड कर दो, एक साइड पे है केवल कॉमर्स वाला फैसला और एक साइड पर है मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, ये फैसला। इन्होंने बोला कंपनी भाई, जो तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, आज के बाद बाबू तुम्हारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, तुम्हें याद है ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको केवल, वर्ड क्या है, केवल, ओनली कमर्शियल डिसीजन पे ध्यान देना है। भाई तू और कुछ नहीं करेगा, तू सिर्फ कमर्शियल डिसीजन, व्यापार क्या करना है, कहां पे बिजनेस करने का है, कहां इन्वेस्टमेंट करने का है, ऑल ऑफ दैट ये तुम कर लो। लेकिन ये वाले फैसले आज के बाद तुम्हारे हाथ से निकल गए और इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करेगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा व्हाट इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजेगी, जो केवल ये फैसले लेगी और कंपनी केवल कमर्शियल डिसीजन लेगा। इसको बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। तुम्हें 10,000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डबल गवर्नमेंट कौन लेकर आया, बोलना डबल गवर्नमेंट लेकर आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ब्रिटिश इंडिया में डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ, इट इज, ध्यान से सुनो, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट
जिसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना, राइट, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। कमर्शियल अफेयर्स था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, और बोर्ड जो है, ओके, जो ब्रिटिश सरकार लेकर आई है, वो फैसले करेंगे, पॉलिटिकल फैसले, मिलिट्री फैसले, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द पॉइंट यहां पर ये, जितना भी मिलिट्री वगैरह है, ये सारा का सारा वर्ड काम करेगा द, कौन लेकर आया, पिट्स इंडिया। तो हिंदी मेरे दोस्तों के लिए, ओके, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नया निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। दोहरी सरकार, वर्ड इज दोहरी सरकार, एक प्रणाली शुरू की, जबकि वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल फैसलों का प्रबंधन वही ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। वो बात अभी भी अलग है कि ये कब तक और कितना सक्सेसफुल रहेगा, इसके बारे में हम आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस कि ये जो सिस्टम चला, एक साइड पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक साइड पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कब तक चला मालूम है? जब तक कंपनी पूरी तरह से खत्म नहीं कर दी गई। यानी कि 1858 तक जो सिस्टम चलता रहा, अच्छा चला, बुरा चला, गलत चला, सक्सेसफुली चला, अनसक्सेसफुली चला, इज कंप्लीटली अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन जो चला ये सिस्टम कंप्लीटली चलता रहा 1858 तक, जब तक फाइनली कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, अबॉलिश नहीं होगी, और कंपनी राज खत्म नहीं होगा। तो तुम्हें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द सिस्टम इंट्रोड्यूस विच कंटिन्यू टिल 1858? तो बोल देना ये पिट्स इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया। मार्क द फर्स्ट टाइम द कंपनीज टेरिटरीज वर रेफर्ड टू एज ब्रिटिश पोजेशंस, ग्रांटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा जरूरी है, पहली बार, देखो मेरी वर्ड सुनो, इसको समझो, बी वेरी केयरफुल है। पिछली बार तक 1773 तक प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने इंग्लैंड के क्या बोला था कि बाबू हम नहीं राज कर रहे, हम कंट्रोल नहीं कर रहे इंडिया को, हम तो कंपनी को कंट्रोल कर रहे, कंपनी तुम पे राज कर रही है। पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में उस टाइम के प्रधानमंत्री ने बोला, पहली बार, पहला इरादा यह हुआ कि पहला हिंट यह लग रहा है कि कंपनी नहीं, हम भी कंट्रोल कर रहे हैं। पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू इनका थोड़ा सा कंट्रोल शुरू हो गया ओवर इंडिया ऑल्सो। पिट्स इंडिया एक्ट एक बड़ी मेजर शुरुआत थी इन द कंपनी गेटिंग साइडलाइन एंड इंग्लैंड गवर्नमेंट कमिंग इनसाइड। ये स्टार्ट हो गया था बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1780। सो पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया was this one. So Pitt's India Act was, I am again saying, ऐसा नहीं था कि ये बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन it was a good beginning. I hope तुम्हें मजा आया। एक लंबा सेशन नहीं होते हुए भी 1 घंटे में मैंने तुमको एक छोटा सा चंक ही पढ़ाया, ताकि मैं कोई जल्दी में नहीं हूं, तुम भी कोई जल्दी में ना रहो। ओके, मेक श्योर कि तुम पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जब एग्जाम में जाओ तो तुम्हारा काम हो चुका हो, तुम्हें रिवाइज होगा। ये क्या है कि यार थोड़ा सा इधर से पढ़ा, थोड़ा सा उधर से पढ़ा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 2 जब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के आगे से स्टार्ट करेंगे। अब 1 दिन का ब्रेक है, 1 दिन इसे रिवाइज कर लेना, फिर पहले ही टॉपिक में मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा 2-4, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हें रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको तुम चेक कर पाओगे, एंड देन वी विल गो अहेड विद दिस पार्ट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, राइट। और मिलते हैं 1 दिन के ब्रेक के बाद, आज के वीडियो के बाद थर्सडे को वीडियो। सो लेट्स हैव फन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।